Hello everyone. Good evening. My name is Peter Gudino. I am a product manager at Paytm Money. Welcome to today's F&O Pe Charcha with Spaces. Today's topic is option buying using price action. And today's guest is Vishal Kapre. He's a very young, energetic trader. Vishal is a full-time trader. He's a F&O trader. He uses price volume for his trading. So price and volume he used for, and he is a price action trader mainly, and he's an engineer also. He do the option chain analysis, and he mostly like do option buying. So let's learn option buying from Vishal today. Welcome Vishal for today's F&OP Charcha. हेलो। आवाज आ रही है मेरी? राइट। एक Yes, जस्ट वन Vishal. मिनट, आई थिंक, यस, एक जस्ट वन मिनट। थोड़ा सा, एक मिनट। Okay. अपने साथ मानस भी है. मानस इज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट पेटीएम मनी. मानस, वेलकम टू द सेशन. Manas, can you hear me? Yes, yes, I can हाँ, hear you. यस, राइट, Yeah. नाउ क्लियर। Yes. Yeah. Yeah. I think Vishal ji, yes, Vishal ji, welcome to the session. Let's start with the discussion. Today's discussion. यस यस, श्योर। Vishal ji, I think we can start with the my like basic question. Like, how did you start your trading journey? आपने अपना trading journey कैसे start किया? आप बहुत young है, बहुत energetic है. आपका engineering होने के बाद how like आपको क्यों लगा कि full time trader बनना है? यस यस, बेसिकली राइट। तो मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से बेसिकली, तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर ज्यादा कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं होता। तो जैसे मैंने मेरी जो स्टार्ट किया है जर्नी, वो किया है 2017 में। तो कुछ पता नहीं था, इवन स्टॉक मार्केट कैसे रन होता है, कुछ नहीं था, बट एक क्यूरियोसिटी थी सीखने की, कुछ ना कुछ सीखने की। सो जस्ट वहां से मैंने स्टार्ट किया। सो इनिशियली सबको पता है कि इनिशियली एक ट्रेंड होता है कि थोड़ा सा जब हम रैंडमली ट्रेड करते तो प्रॉफिट आता है। तो वैसे ही मुझे भी प्रॉफिट आने लगा, तो और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। बट वो चीज होती है ना कि हमें जब प्रॉफिट आता है तो वो मेंटेलिटी नहीं रहती, साइकोलॉजी नहीं रहती। तो वहां पर ओवर ट्रेडिंग करने लगा, फिर लॉस होने लगा। फिर कुछ स्लोली 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 सीखने लगा। तो वहां पर मुझे कुछ, मतलब बुक्स वो कुछ पढ़े मैंने, फिर यूट्यूब्स भी रहते हैं। फिर ऐसे करते करते 2 साल में मुझे लगा कि यार, ये एक मेरा करियर हो सकता है, स्टॉक मार्केट। क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि इनिशियली मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट आने लगा, बट दैट इंटरेस्ट पैशन में जब कैसे कन्वर्ट हुआ वो मुझे भी नहीं पता चला, बट बाद में मुझे पैशन बन गया जो स्टॉक मार्केट है। सो 2019 तक मुझे पैशन बन गया। उसके बाद जो मैंने किया, उसके बाद इनिशियली मैं सिर्फ कैश कॉल्स करता था, ठीक है। फिर मुझे बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग पता चली, फिर उसके बारे में भी सीखता गया। बट यस, वही चीज है कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब हाथ जलाना रहता है, तो वही चीजें हो गई। बट उसके बाद जो 2020 में, राइट, सो 2020 में मैंने स्टार्ट किया है फिर ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक्स, ठीक है। सो ऐसे करते करते अभी तक की मेरी जो जर्नी है वो हुई। Okay. विशाल विशाल, जैसा आपने बोला कि ऑप्शन बाइंग आप मोस्टली करते हैं, हमारा टॉपिक भी वही सेम है। तो हैव यू एवर ट्राइड ऑप्शन सेलिंग आल्सो, एंड लाइक हाउ अ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन बाइंग? ये थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, मैंने अभी तक ऑप्शन सेलिंग कभी किया ही नहीं। ना कि, आई थिंक बैकग्राउंड से नॉइस बहुत आ रहा है किस। हाँ, ऑप्शन सेलिंग मैंने अभी तक किया कभी नहीं है। जब भी किया है वो विथ हेज किया है, ठीक है। ओनली प्योरली ऑप्शन सेलिंग सिर्फ एज अ प्रॉफिट के लिए नहीं किया, उसको सिर्फ हेज करने के लिए ही किया। ऑप्शन सेलिंग नेवर ट्राइड इन माय थ्रू आउट ट्रेडिंग जर्नी। Yes, Vishal. Usually क्या होता है कि people say buying option is better if you have a lesser capital. Means आपके पास capital कम है तो option आपको buy कर सकता है. But आपका capital बढ़ता है. Like for example 50 lakhs or 1 crore.
तभी क्या होता है कि आपको एक एज़ ए बिज़नेस इसको ट्रीट करना है तो ऑप्शन सेलिंग बेटर बोलते हैं क्योंकि दैट इज़ ए रिस्क रिवार्ड हो सकता है, नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। ये ऑप्शन सेलिंग में बेटर हो सकता है। इट यूजुअली बोलता है एंड मोस्ट आई हैव सीन मेनी बिग ट्रेडर्स आर डूइंग द ऑप्शन सेलिंग। So what is your thought? Why you say like option buying is better? यस, एग्ज़ैक्टली वही है कि अगर आपके पास बिगर कैपिटल है, तो यू कैन गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। बट क्या होता है कि अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की या रिटेल ट्रेडर्स की बात करते हैं ना, तो जो उनके पास कैपिटल है ना, उतना नहीं है मैक्स। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनके पास उतने कैपिटल नहीं है। दे आर गोइंग विथ वेरी लो कैपिटल। सो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, तो वहाँ पर जस्ट आपको एक फोकस रखना है कि एक सेटअप रखो, एक फोकस रखो कि मुझे ये करना है, यही सेटअप फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो करोगे आप, तो आप एक ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो, ठीक है? बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि यस 95% कहते हैं कि 95% विनिंग प्रोबेबिलिटी है फॉर ऑप्शन सेलिंग। बट वो भी देख लो कि ऑप्शन सेलिंग में लोग कितने हैं, वो कितने लोग हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पर। बट ज़्यादा लोग नहीं है बट उनकी पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ आती है। सो बट अगर आप सेम कि ऑप्शन बाइंग में एक रूल बेस फॉलो करोगे, रूल बेस सेटअप फॉलो करोगे ना, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन जो बाइंग है ना, वो आपको पैसा बना के देगी। यार, मैं भी वही कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शन सेलिंग मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। But विशाल ऑप्शन बाइंग करना इतना इजी नहीं है एक्चुअली क्योंकि ये इट्स लाइक ऑल अबाउट द परफेक्ट अपने के लिए टाइमिंग चाहिए और एक डायरेक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। आपको आपके पास डायरेक्शन है तभी आप पैसा कमा सकते हैं। आपको डायरेक्शन नहीं पता है देन आपको लॉस होगा, राइट? ये यूजुअली होता है। बट 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है एंड 70% ऑफ द ऑप्शंस गो इनटू जीरो ऑन एक्सपायरी डे। सो ये ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर। एक ऑप्शन बायर बनना है तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको डायरेक्शन पकड़ने के लिए पता रहना चाहिए। सो व्हाई डू यू थिंक ऑप्शन बाइंग एज ए रिटेल आपको करना बेटर लग रहा है? राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत लोगों को एक पहले फ्रंट पिक्चर दिखाई देता है कि ऑप्शन बाइंग इन इन इंडेक्स, ठीक है? सो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मैं है ना इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं ना इंडेक्स पर ही कर रहा था। ऑप्शन बाइंग मतलब बैंक निफ्टी करो, निफ्टी करो। बट होता क्या है इंडेक्स में कि आपको है ना वहाँ पर एक तो है ना मूवमेंट अगर आई, तो भी यहाँ पर है ना प्रीमियम डायलूशन का इश्यू होता है। और अगर जो भी आप बड़े-बड़े ट्रेडर्स देखोगे ना, वो मोस्टली मैक्सिमम लोग जो है ना, वो इंडेक्स में करते हैं, ठीक है? सो उनको पता है कि इंडेक्स का लेवल कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक उसको रोकना है। सो अगर आप इंडेक्स में अगर आप जाओगे ना ऑप्शन बाइंग में, तो आप है ना लॉस करके बैठोगे। आप लॉस करके बैठोगे। सो मेरा जो फ़ोकस रहता है मोस्टली वो रहता है स्टॉक ऑप्शंस में। सो स्टॉक ऑप्शंस में क्या करना है आपको, सिर्फ़ वो देख लो कि स्टॉक ऑप्शंस में आपको एक लिक्विड स्टॉक्स देख लो, उसमें ट्रेड करो। सो उसमें एक सेटअप बनाओ, तो उसी में अगर आप करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको लॉस होगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी आप आपने बोला कि 70% टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड ही करना है, आपको राइट मोमेंट पकड़नी है, एक स्टॉक देखना है, उसकी राइट मोमेंट पकड़नी है और उसको लेकर लेकर भागना है, बस यही चीज़। राइट। अभी आपने एक पॉइंट बोला कि लाइक यू मोस्टली बाइंग ऑप्शन के लिए यू टेक स्टॉक ऑप्शंस। सो इंडेक्स में भी ऑप्शन में बाइंग होती है, सो हाउ डू यू लाइक व्हिच वन इज योर फेवरेबल वन, बाइंग इन इंडेक्स ऑप्शंस और बाइंग इन स्टॉक ऑप्शंस, एंड हाउ डू यू चूज दैट? तो उसमें डिफरेंस अ थोड़ा बता सकते हैं? राइट, राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि इंडेक्स में वही है कि इंडेक्स में आपको है ना उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई, हाँ, यस मूवमेंट दिखाई देगी अगर आप उसको फ्यूचर्स में लेके जाओगे। बट ऑप्शंस में क्या होगा कि सपोज़ इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का मूव आया कैश में, बट ऑप्शंस वो 30-40 पॉइंट बढ़ेगा। अगर उसमें भी अगर आपका वोलेटिलिटी अगर नीचे आया, इंडिया विक्स या उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो नीचे आएगी, तो जो प्रीमियम है ना वो फटाक से नीचे जाएगा। बट इन स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपको पता है, आपको एनालिसिस किया है, आपने प्राइस एक्शन एनालिसिस किया है या कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? सो अगर आप उसका एट द मनी ऑप्शन ले लो या स्लाइटली इन द मनी अगर ऑप्शन ले लोगे, तो वहां पर आपके ज्यादा चांसेस है
कि स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट बनाने के। बट इंडेक्स में अगर आप बाय करोगे ना, तो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक, कि आपको है ना 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रॉफिट बनाने देंगे लोग। बट एक ही दिन में जो प्रॉफिट है ना, वो सारा वो लेके जाएँगे। तो यही चीज़ है। और अगर आप सेम देख लो, 70% टाइम्स जो आप बोल रहे हो, ठीक है, रेंज बाउंड है। तो यहाँ पर ही आपको समझ में आएगा कि ये जो 70% टाइम जो है ना रेंज बाउंड, तो यहाँ पर जो फायदा होता है ऑप्शन सेलर्स को, और मैक्सिमम जो लोग है ऑप्शन सेलर्स, वो इंडेक्स में ही करते हैं। ठीक है, सो इंडेक्स में पैसा बनाना थ्रू ऑप्शन बाइंग बहुत डिफिकल्ट है। सो आई दैट्स व्हाई मैं स्टॉक ऑप्शन चूज करता हूँ। ग्रेट। विशाल जी ने कई पॉइंट बताए कि यू नो नीड टू ट्रेड डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डेली ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। नो ट्रेड ऑल्सो ए गुड ट्रेड। राइट। So and one more thing is like Vishal is always using stock options to trade to buy. Means he's an option buyer, so he used the stock option to buy. Vishal, my question to you, अभी स्टॉक ऑप्शन में मुझे ट्रेड करना है, तो आपने ये भी बताया कि बहुत लिक्विड वाला ही स्टॉक अब देखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ट्रू। इलिक्विड है तो बहुत बड़ा स्प्रेड भी रहेगा। बट इसके साथ कई सेक्टर्स है, वो बहुत न्यूज ड्रिवन भी होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आज आपको ब्रेकआउट दिखेगा, नहीं तो बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लगेगा, प्राइस एक्शन अच्छा रहेगा। बट कल न्यूज आ गया, इसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है, स्टॉक रिवर्स हो सकता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि ये सेक्टर को अपने हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए? यस, मोस्टली मैं है ना फार्मा सेक्टर्स को कभी हाथ नहीं लगाता फॉर ऑप्शन। ठीक है, फार्मा सेक्टर मुझे नहीं लग, क्या होता है पता है कि फार्मा में क्या होगा कि अगर आप न्यूज ब्रेकआउट दिया है, तो कल ही कुछ यूएसएफडीए का कुछ न्यूज आएगा, या कुछ भी, मतलब सपोज इस वैक्सीन या दवाई की कुछ ना कुछ ये होगा। फार्मा में है ना बहुत बार ऐसे आपको न्यूज दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टॉक में कुछ ना कुछ। सो मैं फार्मा सेक्टर से दूर ही रहता हूँ फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। और वहां पर और एक चीज है ना कि फार्मा सेक्टर में इतनी आपको है ना ऑप्शंस में मूवमेंट भी नहीं दिखाई देगी। दैट्स व्हाई मैं है ना फार्मा सेक्टर से कंप्लीटली दूर ही रहता हूँ, कभी मैं उसको नहीं देखता फार्मा सेक्टर को फॉर ऑप्शन बाइंग। ओके। तो विशाल, माय क्वेश्चन इज लाइक, आपने बोला कि इवन दो ऑप्शन बाइंग में चांसेस या ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम आते हैं, स्टिल लाइक इट कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स इफ टाइम प्रॉपर्ली। तो आप लाइक ऑप्शंस में देयर आर मल्टीपल स्ट्राइक्स, तो आप लाइक कैसे, कौन कौन से स्ट्राइक्स को टारगेट करते हैं फॉर ट्रेडिंग? लाइक एट द मनी में ज्यादा ट्रेड करते हैं या इन द मनी? लाइक आप स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हैं इन वॉट एवर स्टॉक ऑप्शंस यू आर ट्रेडिंग इन? यस, मैं है ना मोस्टली एट द मनी के लिए ही जाता हूँ, क्योंकि एट द मनी में जो डेल्टा रहता है ना, वो ऑलमोस्ट 0.5 के पास पास रहता है। सो अगर आप प्रॉपर एक मोमेंट कैच करोगे किसी स्टॉक में, अगर किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो वहां पर एट द मनी का जो प्राइस है ना, वो आपको रिटर्न ज्यादा दे, मतलब जल्दी देकर जाएगा। बट इन द मनी में क्या होगा, अगर इन द मनी स्लाइटली इन द मनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप डीप इन द मनी जाओगे ना, तो वहां पर जो परसेंटेज रहेगा रिटर्न का, वो कम आता जाएगा। बट और आउट ऑफ द मनी का प्रॉब्लम ये होगा कि आपको है ना उसमें फटा फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपको वो पैसा बनाएगा। सो मेरे हिसाब से एट द मनी आपको चले जाना चाहिए, और ये मैं भी करता हूँ एट द मनी मोस्टली। तो और ये लाइक इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन एक्सपायरी के पहले ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके समय ये थोड़ा आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, या फिर एक्सपायरी के क्लोज में ज्यादा एट द मनी ट्रेड करते हैं? नहीं, मैं तो मेरा एक रूल है कि जब थर्ड वीक स्टार्ट होता है या थर्ड वीक एंड होने को आता है, मोस्टली मैं ऑप्शंस को उस, मतलब उस महीने इस मंथ की एक्सपायरी को मैं ट्रेड नहीं करता। मोस्टली मैं है ना आगे वाले एक्सपायरी पर जाता हूँ। बट जो इनिशियली जो 2 वीक्स है, 2.5 वीक्स, तो वहां पर मैं ना एट द मनी कहीं पर भी रहो, मैं एट द मनी ही ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सपोज अभी एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है तो मैं आउट ऑफ द मनी लूंगा, नहीं, एट द मनी ही जाता हूँ मैं ऑलवेज। ओके विशाल, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक वी शुड ट्रेड, मींस यू आर ट्रेडिंग एट द मनी। यूजुअली क्या होता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग चीप ऑप्शन को ढूंढता है। मींस कम पैसे वाला ऑप्शन कौन सा है। एक्चुअली देखा तो कम पैसे वाला वो चीप नहीं है, वो एक्चुअली कॉस्टली रहता है, क्योंकि वो जीरो होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो कम
प्रीमियम वाला ऑप्शन आपको बहुत चीप में मिलेगा। वो क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, दूर में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टॉक चल रहे हैं 1000 रुपए में, आप जा रहे हैं 1200 रुपीज, दैट इज अराउंड 20% अपसाइड। तो ऑब्वियसली वो तो आपको 1 रुपी में मिलेगा, नहीं तो 50 पैसे में मिलेगा, बट वो बढ़ने का चांसेस कम है, बिकॉज दैट इज डीप आउट ऑफ द मनी, वहां तक स्पॉट का प्राइस नहीं जाएगा। दिस इज वेरी गुड पॉइंट बाय विशाल। आई थिंक व्हेन इफ यू आर ए ऑप्शन बायर, then go for a at the money or near the money, so that is the better option to trade. So there is a chances of making money more, मींस आपको स्लाइटली आपको एक डायरेक्शनल अपने ट्रेड दिया तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दैट्स अ गुड पॉइंट विशाल। विशाल, माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? आप आज का टॉपिक भी ये ऑप्शन बाइंग विद प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस? यस यस यस, सिंपली क्या होता है कि अगर हम अभी देखते हैं ना, बहुत सारे लोग है ना, कुछ इंडिकेटर्स लगाते, ये इंडिकेटर्स लगा, वो इंडिकेटर्स लगाओ, ये इंडिकेटर्स लगा। तो ये सारे चीजों में क्या होगा, पहले तो है ना, इंडिकेटर्स आर लैगिंग, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स रहते, पहले मूवमेंट देगा, बाद में इंडिकेटर आपको वो शो करेगा, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन में क्या होगा कि सिंपल सिंपल आपको ना कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करना है, कि अगर हम कैंडल स्टिक्स को एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्पेशली मैं प्राइस एक्शन को विथ वॉल्यूम कंबाइन करता हूँ। अगर हम कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, लेट से हम 15 मिनट का अगर हम चार्ट्स रखते हैं, तो 15 मिनट पर आपको देखना है, अगर किसी ने 15 मिनट पर भी फ्लैग ब्रेकआउट दिया या एक रेंज ब्रेकआउट दिया उसने, ठीक है, तो वहां पर पहली चीज देखनी है, एक तो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखना है कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के साथ दिया है, तो क्या होता है कि कभी कभी है ना, जैसे कि हम देखते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, तो ये चीजें हमें अवॉइड कैसे करनी है। अगर 15 मिनट की कैंडल्स पर अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम अच्छा है, सो जस्ट फॉर कंफर्मेशन टेक इट, मतलब उसको है ना 5 मिनट पर देख लो, 5-5 मिनट के 3 कैंडल्स देख लो। अगर 5-5 मिनट के 3 कैंडल्स पर भी अगर वॉल्यूम अच्छा है, मतलब वहां पर ग्रीन बार ही है वॉल्यूम का, तो हम वहां पर एक देख सकते हो कि वहां पर एक फॉल्स या फेक ब्रेकआउट नहीं आया होगा। तो उस चीज से हम देख सकते हैं कि हाँ, जब भी ब्रेकआउट आया, सिंपल है, उस प्राइस जहां पर भी प्राइस है उसका एट द मनी देख लो। उसका ऑप्शन चेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन में, वो आता है आईवी। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी आईवी देखो, अगर आईवी की जो रेंज है वो अगर अच्छी है, मतलब 30+ आईवी है, तो वो स्टॉक का जो प्रीमियम है ना, आपको डाइल्यूट नहीं होगा, मतलब उस स्टॉक में ना प्रीमियम डाइल्यूशन ज्यादा नहीं होगा। बट अगर आप 30 या 30 के नीचे, मतलब 20 की, 15 की अगर आईवी का अगर आप इन एट द मनी भी लोगे या इन द मनी भी लोगे, तो वहां पर स्टॉक की मूवमेंट इतनी स्टॉक की मूवमेंट अगर ज्यादा भी हो गई, तो जो ऑप्शंस की मूवमेंट है ना, वो उतनी फास्ट नहीं होगी। सो फॉर ऑप्शन मूवमेंट यू हैव टू चेक आईवी आल्सो, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। विशाल, एक फॉलोअप क्वेश्चन है। आपने बताया कि प्राइस एक्शन में ग्रीन कैंडल भी है एंड ब्रेकआउट भी मिल रहा है एंड वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या है? लाइक ग्रीन वॉल्यूम हुआ तो बेटर है क्या? नहीं, वीकली एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा है, ऐसा कुछ तो एक डिफिनेशन रहेगा कि अच्छा वॉल्यूम के लिए। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिंपल चेक करना है कि अगर मान लो, फर्स्ट थिंग क्या करना है कि मैं मोस्टली मेरा जो ट्रेडिंग आइडिया है, मैं जब भी स्टॉक एक 5 टू 6 7 या 5 टू 7 कैंडल जब भी नीचे आता है स्टॉक, ठीक है, और उसके बाद अगर रेंज में ही है एंड अगेन एक ब्रेकआउट देता है, सो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रीवियस जो कैंडल्स है वॉल्यूम के, या प्रीवियस जो बार्स है वॉल्यूम के, उसको देखता हूं, अगर उसको उन बार्स को अगर जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसके ऊपर चला गया, जो प्रीवियस जो बार्स है वॉल्यूम के, उनको वो ओवरटेक अगर किया जो लेटेस्ट कैंडल्स है उसके वॉल्यूम के बार ने, तो मैं कह सकता हूँ कि यस, यहाँ पर हम, उसमें क्या होता है कि जो भी सेलर्स है ना, उसको पूरा जो बायर्स ने ना पूरा डाइल्यूट कर दिया है, मतलब बाय किया बहुत सारा। तो वहां पर मेरा एक फर्स्ट कंफर्मेशन आता है कि यस, यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो ऑलवेज चेक प्रीवियस कैंडल्स आल्सो, अगर प्रीवियस कैंडल से अच्छा है वॉल्यूम, तो हम वहां पर एंट्री लेंगे, बट वॉल्यूम वहां पर प्रीवियस कैंडल से लो है, तो सिंपली अवॉइड। तो क्या आप समझा रहे हैं कि आप कोई रिसेंट ट्रेड एग्जांपल देके कैन यू एक्सप्लेन अस लाइक कि आप एंट्री कब लेते हैं, एग्जिट कब लेते हैं, लाइक टारगेट और स्टॉप लॉस क्या सेट करते हैं? लाइक वन ऑफ आवर ऑडियंस हैव आल्सो asked similar question कि how do you set the targets? And also for other audience, if you have any other questions, you can directly ping us or you can put in the uh, thread
for this Twitter space. So yeah, ये अ, question था मेरा। राइट। सो सिंपल है कि अभी अगर मान लो एज पर ब्रेकआउट अगर मैं पोजिशनल्स की बात करता हूँ, ठीक है। सो अगर पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर किसी स्टॉक्स ने सपोज कैंडलस्टिक पैटर्न का आज एक कंफर्मेशन दिया है, लेट्स से बुलिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग, इनका अगर कंफर्मेशन दिया है, ठीक है। सो उसके हिसाब से एज पर माय सेटअप, सो अगर किसी स्टॉक अगर यहाँ से 50 रुपए की या 40 रुपए की मूवमेंट देगा, ठीक है। सो 40 रुपए का अगर उसका टारगेट से इन कैश, सो मैं क्या करता हूँ, एज पर जैसे कि आपको ब्लैक स्कूल्स मॉड्यूल्स पता होगा या नहीं, अगर आप वहां पर सर्च कर लो ब्लैक स्कूल्स मॉड्यूल्स, बाकी ऑडियंस लोग, तो वहां पर सिंपल आपको वहां पर उसका डेल्टा समझ में आएगा। सो अगर किसी का डेल्टा 0.5 आ रहा है, ठीक है, 0.5 आ रहा है, तो 40 रुपए की मूवमेंट आएगा। तो स्टॉक का जो ऑप्शन है, अगर हम 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 रुपीज आएगा, ठीक है। ठीक है। सो 20 रुपीज जो रहेगा ना, वो एक बेसिकली ऑप्शन का मूवमेंट होना चाहिए। बट मैं क्या करता हूँ, उसको फिर से 50% कर देता हूँ, मतलब 20 का अगेन 10 रुपए कर देता हूँ। सो मेरा अगर एंट्री पॉइंट 30 रुपीज का है, तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40 रुपीज का। फिर उसके बाद को जो सेकंड टारगेट है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है उसको 10% में एडिशन करते जाता हूँ, मतलब 40 रुपए का 10%, 4 रुपए होगा तो 44 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। उसके बाद थर्ड टारगेट, वैसे ही 10% बढ़ाते रहूंगा। और स्टॉप लॉस मैं है ना 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे में मैं बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ 1:1 पर ही। बट अगर 70% एक्यूरेसी भी अगर मैं लेता हूँ, तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। सो मैं एक्यूरेसी को देखता हूँ, मेरी जो जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतना मुझे ये होगा, प्रॉफिट होगा। बट 1:2 के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ बट उसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो वो गलत होगा। सो 1:1 मेरा ये रहेगा। अगर 40 रुपए का टारगेट है तो मेरा 20 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। Yes, great. So just to summarize, आपको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग करना है ऑडियंस। सो यू हैव टू लुक फॉर द गुड स्टॉक्स, मे बी निफ्टी 50 के अंदर वाला कोई स्टॉक्स पे आप जा सकते हैं। लाइक विशाल जी ने बताया कि मे बी एक 10 नहीं तो 20 स्टॉक आपको फॉलो करना है, तो ज्यादा किया तो अच्छा है, बट एटलीस्ट दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स यू शुड, आपको पता रहना चाहिए कि ये स्टॉक का प्राइस क्या है, कभी ब्रेकआउट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ पता रहना चाहिए, प्राइस देखते ही आपको पता रहना चाहिए, चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। सो सेकेंड वन इज वेरी लिक्विड स्टॉक आपको लेना है। थर्ड वन इज न्यूज ड्रिवन स्टॉक को मत लीजिए, तो क्या होता है कभी भी न्यूज आ सकता है, ओवरनाइट कैरी करना बहुत रिस्की हो सकता है। दैट इज द मैसेज विशाल हैज गिवन। थर्ड वन इज आईवी, 30 से आईवी ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको उसमें एक अच्छा मूवमेंट आने का चांस है। नाउ द ब्रेकआउट, अभी एक आपको एक स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है तो विथ गुड वॉल्यूम होना चाहिए, मे बी वीकली वॉल्यूम से भी ज्यादा है, कुछ तो अच्छा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। एंड आपको डिफरेंट टाइम जोन पे भी जाके देख सकते हैं, लाइक सॉरी टाइम पीरियड पे जाके देख सकते हैं। 15 मिनट्स का कैंडल से आपको 5 मिनट्स का कैंडल पे भी जाके आप देख सकते हैं। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन ही हैज गिवन। एंड थर्ड वन इज लाइक एट द मनी आपको बाय करो। एट द मनी बाय करने का टाइम पे आपको जस्ट यू हैव टू चेक द डेल्टा ऑफ द स्टॉक, सॉरी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस उस 0.5 का होना चाहिए है तो अच्छा है। तो 0.5 में क्या होता है कि अभी स्टॉक अपने एक 1000 रुपए में आपने बाय किया, वहां से आपको आपका लगता है कि ये 50 रुपए ऊपर जाएगा, तो 0.5 का मतलब है कि ऑप्शन आपने क्या ऑप्शन बाय किया, वो उसका आधा ऊपर जाएगा, मीन्स अराउंड 25 रुपीज ऊपर जाएगा, राइट। सो स्टिल ही इज कंसिडरिंग द टारगेट half of that 25,000 मीन 25 रुपीज, मीन्स इट इज 12 रुपीज 50 पैसा, मीन्स आपने 30 रुपीज का प्रीमियम का वाला ऑप्शन बाय किया है, डेल्टा इज 0.5, then the target will be 42 rupees 50 paisa. That is the first target. Maybe you can have the second and additional targets, more targets, right Vishal? यस यस एग्जैक्टली राइट। Yeah. So, Vishal, my question to you, what is the minimum capital required to start option buying? अभी stocks में आपने option buying करने के लिए बोला है, but see profit and loss दोनों है, drawdown भी होता है, तो एक minimum capital क्या होना चाहिए किसी को एक option buying में आना है, एक्चुअली बिजनेस जैसा ट्रीट करना है? सो अगर हम रिटेलर्स की बात करते हैं, मुझे ऑप्शन बाइंग के लिए एटलीस्ट 1 to 2 lakhs प्लस कैपिटल चाहिए। क्या होता है कि अगर हम स्टॉक, लोग क्या करते हैं, सिंपल मैं बात बताता हूँ
कि लोग है ना इंडेक्स ऑप्शन इसलिए बाय करते हैं कि वो है ना 5,000, 10,000, 20,000 में आ जाएगा। कितना भी महँगा हो जाए, वो एक लॉट तो 10,000, 15,000 में आ जाएगा। बट स्टॉक ऑप्शंस में क्या होगा, स्पेशली जब अगर आप एट द मनी बाय करते हो ना, तो एटलीस्ट वो 30,000, 40,000, इवन 50, 60,000 पर एक लॉट जाता है। सो एटलीस्ट 1 लाख प्लस कैपिटल चाहिए फॉर ऑप्शन बाइंग इन स्टॉक्स। ठीक है? अगर हम स्टॉक ऑप्शन बाइंग में जाना है तो 1 लाख प्लस कैपिटल चाहिए। अगर किसी को एक लॉट से स्टार्ट करना है तो। अगर आपको लॉट्स बढ़ाने हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। सो एटलीस्ट 1 लाख प्लस कैपिटल चाहिए फॉर स्टॉक ऑप्शन बाइंग। Wow, this is also, I want to add one more point here. Usually we say ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए, राइट? मे बी ऑप्शन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग कर रही थी 1 लाख चाहिए, नहीं तो कोई स्टॉक्स में गए तो भी 2 लाख, 1.5 2 लाख रुपीज चाहिए। तो विशाल जी राइटली सेइंग, आपको बाई करना है छोटा अमाउंट का है तो भी योर कैपिटल शुड बी 1 और 2 लाख रुपीज, क्योंकि ड्रॉ डाउन भी आ सकता है, उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। मीन्स इफ यू वांट टू, मीन्स यू नो नीड टू ट्रेड विद एंटायर मनी, you can keep that money as a buffer whenever it is required or there is a drawdown. You no need to be out of the market, you should be in the market. So इसके साथ एक मानस ने एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक यू हैव नॉट आंसर्ड, व्हाट कैन बी द स्टॉप लॉस? आपने 1:1 बोला, तो मीन्स आपने 12 रुपीज 50 पैसा का टारगेट आपने पहले वाला एग्जांपल दिया है, तो वो स्टॉप लॉस भी 12 रुपीज 50 पैसा का ही रहेगा? यस, वही रहेगा। क्योंकि अगर हम ऑप्शंस में बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम जैसे कि हम मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो स्टॉक ऑप्शंस में वहां पर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सपोज क्या होगा कि अगर मैं रिलायंस का अगर ऑप्शंस लेता हूँ, तो रिलायंस का ऑप्शंस का लॉट साइज है 250 का। सो अगर मेरा उसका 10 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है तो वो 2,500 का पर लॉट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बट वही अगर सपोज लेट से मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर करता हूँ या टीवीएस मोटर्स का करता हूँ, तो टीवीएस मोटर्स का 700 का लॉट साइज है। बट उसमें भी मेरा अगर 10 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो वहां पर मेरा जो रिस्क रहेगा वो 7,000 रुपीज रहेगा। इसलिए है ना, हमारा जो कैपिटल है ना, मुझे इसलिए मैं रखता हूँ कि 1 लाख रुपए के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में है ना, आपको वो ये नहीं मिलेगा कि ये स्टॉक्स अगर मैंने लिया है तो यहाँ पर लॉट साइज अलग है, दूसरा लोगे तो लॉट साइज अलग है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि एक ट्रैक 20 टू 30 स्टॉक्स, ठीक है? सो 20 से 30 स्टॉक ही ट्रैक करो, उसका हाईएस्ट लॉट साइज देख लो किस स्टॉक का है, ठीक है? फिर उसके हिसाब से है ना, आप आपका रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। सो कभी-कभी अगर आपको उस स्टॉक्स का अगर स्टॉक ऑप्शन बाय करना है और वहां पर अगर आपका सपोज 10,000 का रिस्क जा रहा है, तो वो मैक्सिमम रिस्क होगा उस स्टॉक में, या आपके जो लिस्ट है आपके 20 या 30 स्टॉक की अगर लिस्ट बनाया तो वो मैक्सिमम उस स्टॉक्स में आपका रिस्क जाएगा। अगर आप बाकी स्टॉक्स देखते हो तो वहां पर आपका जो रिस्क है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होते रहेगा, क्योंकि लॉट साइज उनके कम है, इसी वजह से। विशाल, अभी जैसे आपने बोला कि स्टॉक आप सिलेक्ट करते हैं, तो लाइक कितने जो मिनिमम नंबर 20 या 30 स्टॉक्स जो आप सिलेक्ट करते हैं वो चूज कैसे करते हैं? हाँ, राइट। बेसिकली है ना, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही चूज़ करता हूँ, और उसमें भी मैक्सिमम मेरे ना 5 टू 10 स्टॉक्स वही रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, अ, टाटा मोटर्स, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, ऐसे ये एचडीएफसी बैंक, यही स्टॉक्स है ना रिपीट होते हैं। बट ट्रैक करता हूँ मैं 20 टू 25 स्टॉक्स, पर्सनली ट्रैक करता हूँ उतने। बट उसमें भी मेरे जो रिपीटेशन होते हैं ना, वो 10 ही, जो पहले 10 है ना, उसमें ही रिपीटेशन होते रहते हैं। क्योंकि मैं वो बाकी जो 10 स्टॉक्स है या 15 स्टॉक्स है, वो कभी-कभी आपको सेटअप पर दे दिखाई देंगे। बट यस, कम करो स्टॉक। जितने आप स्टॉक ट्रैक कम करोगे, और इवन फॉर स्टॉक ऑप्शंस आप निफ्टी 50 पे ही जाओ। अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में नहीं जाओगे, बाकी स्टॉक्स में जाओगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा वहां पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा। तो लिक्विडिटी अगर ही नहीं है, तो फिर ऑप्शंस में और आपको प्रॉब्लम आएगा। सो लिक्विडिटी का आउट ऑफ द जो भी स्टॉक्स है अदर देन निफ्टी 50, वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट यस, अगर निफ्टी 50 में के जो बाहर के जो स्टॉक्स है ना, उसमें भी कुछ 4-5 स्टॉक्स है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं।
बट इनिशियली आपको निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स ट्रैक करना है। ट्रू। यस विशाल, एवरेज करना सही है कि गलत है? करना चाहिए क्या ऑप्शन बाइंग में? इट डिपेंड्स। यस, पहली तो चीज ये है ना कि एवरेज करना है ना, तो वो है ना, पहले तो वो तो गलत ही है, एवरेज तो बिल्कुल करना ही नहीं है। बट क्या होता है कि कभी कभी इट डिपेंड्स कि अभी एक मेरा और एक रूल है कि सपोज मैंने कल एक पोजीशन लिया है और आज मॉर्निंग में इनिशियली वो 9:15 से 9:30 मतलब पहले 15 मिनट में ही उसका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैं और आधा 1 घंटा रुकता हूँ, क्योंकि जो 15 मिनट में मूवमेंट आती है ना? तो वहाँ पर जो मूवमेंट आती है वो वेरी फास्ट आती है। सो आइदर साइड। सो अगर 15 मिनट में अगर स्टॉक सिर्फ वेरी लो वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है, नीचे आया, तो वहां पर मैं एवरेज करता हूँ। एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने एक एनटीपीसी का कॉल दिया था, तो वहां पर क्या हुआ था कि उसका है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ था इन ऑप्शंस। बट अगर मैं कैश में उसको देख रहा हूँ ना, जब वो फॉल आ रहा था ना विथ वेरी लो वॉल्यूम, मतलब बहुत ही लो वॉल्यूम, अगर उसने ब्रेकआउट जितना दिया था उससे भी बहुत नीचे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा था। सो उसमें क्या होता है कि ये जो बड़े ऑप्शन सेलर्स है, कभी वो इसमें भी आते हैं, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस में भी आते हैं। तो ये जस्ट एक हमें एग्जिट करने के लिए ही वहां पर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वहां पर मैंने क्या किया कि मैंने एवरेज किया, ठीक है, जब स्टॉप लॉस हिट हुआ वहां पर मैंने एवरेज किया। सो अगेन उसके बाद एट द एंड उसने फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट हिट किया। सो ये तीनों भी टारगेट हिट किए। बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपके एनालिसिस पर कि सपोज स्टॉक गिर रहा है, बट आपने ऑब्जर्व ही नहीं करे कि विथ वॉल्यूम गिर रहा है, विदाउट वॉल्यूम गिर रहा है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। सो अगर लो वॉल्यूम के साथ आ रहा है स्टॉक, और अगर हम ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखते हो, अगर ऑप्शन चेन में भी ज्यादा हरकत नहीं है, तो वो स्टॉक जो है ना डेफिनेटली बाउंस होना चाहिए। बट वो भी है ना एक पीरियड रहता है कि अगर आप लास्ट वीक में अगर वो चीज हो रही है तो आपको एग्जिट करना है। सो वही चीज अगर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो रही है तो यू कैन गो। तो ये चीज आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। राइट। ओके, इसके साथ आप ये भी बताइए कि ओवरनाइट हम लोग कैरी कर रहे हैं, ये गैप डाउन भी हो सकता है एंड इसमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, कि ओवरनाइट कैरी करने के टाइम पे आप रिस्क को कैसा मैनेज करते हैं, और नेक्स्ट डे मान लो कि आपने हेज भी नहीं ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं डाल सकता है, ऐसा सिचुएशन आया तो क्या करना चाहिए गैप डाउन में, एंड राइट। कैरी करना है तो कैसा हम लोग रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं? राइट, राइट। अभी देख लो, गैप डाउन गैप अप, ये उसका तो हम कभी बता नहीं सकते, क्योंकि कल मार्केट निगेटिव था इतना, राइट। रात को न्यूज आया, आज 200 300 पॉइंट प्लस हुआ है ना। तो यहाँ पर एक चीज हमें करनी है कि हमें अपना रिस्क पहले तो मैनेज करना है, राइट। अगर गैप डाउन आया, तो जस्ट अगर बहुत ही गैप डाउन आया, अगर मार्केट निगेटिव में ही है और उसके बाद निगेटिव ही जा रहा है, तो आप एग्जिट कर दो, उसमें आपको थोड़ा सा वहां पर लॉस होगा। बट मुझे नहीं, जब भी हम किसी स्टॉक को पूरे एनालिसिस करके लेते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप है ना 20 से 25 स्टॉक ही ट्रैक कर रहे हो, तो आपको है ना उसका हिस्ट्री पता रहता है कि अगर ये गैप डाउन भी ओपन हुआ है तो ये रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये एक फायदा रहता है कि अगर आप वही स्टॉक्स अगर बार बार आप उस पर ही ध्यान दे रहे हो, तो वो एक आपका बेनिफिट होगा कि आपको वहां पर एक आइडिया आ जाएगा कि आपको वेदर यू हैव टू एग्जिट और नॉट। तो ये चीजें करनी है कि वही फायदा होगा कि 20 से 25 स्टॉक ट्रैक करने का। ओके चल सो एक और मेरे क्वेश्चन था कि लाइक कि जनरली ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होता है वो अराउंड 3 to 5% पर मंथ होता है, मतलब आइडियली अगर ज्यादा ड्रॉ डाउन या ऑन एवरेज एक्सपेक्ट करें तो, लेकिन ऑप्शन बाइंग हाउ मच प्रॉफिट परसेंट पर मंथ कैन वी एक्सपेक्ट अगर आप अच्छे से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लाइक यू फॉलो योर सिस्टम एवरीथिंग?
राइट। सो एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आप लिमिट रखोगे तो आप लिमिट में ही रहोगे, ठीक है। सो मुझे ये मेरा मानना है कि अगर लिमिट, अभी ऑप्शन सेलर्स का मैं बता देता हूँ कि उनका एक तो कैपिटल रहता है 50 लाख, 1 करोड़। सो अगर वो 1 CR पर अगर 5% भी बना रहे तो वो 5 लाख बना रहे, राइट। सो बट ऑप्शन बाइंग, अगर किसी का कैपिटल है 10 लाख, तो उसको है ना लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एक चीज रहती है कि आपको प्रॉफिट है ना वो अनलिमिटेड होता है ना। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है कि कोई स्टॉक्स अगर आपका चल गया तो वहां पर आपको सिर्फ ट्रेल करते जाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ मार्केट्स, या अगर टारगेट फर्स्ट हिट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करो फॉर टारगेट सेकंड। तो ऐसे करते जाओ, बट मैं मोस्टली लिमिट नहीं रखता फॉर ऑप्शन बाइंग में कि कितना परसेंट लेना है कितना परसेंट नहीं। बट एक चीज मैं फॉलो करता हूँ डेफिनेटली, कि आज अगर मान लो कि मैंने आपको इनिशियली ही बताया कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आया, तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। मैंने ट्रेड ही नहीं किया स्टॉक ऑप्शंस में। तो ऐसे रहेगा कि ऐसा नहीं है कि 20 दिन ट्रेडिंग डेज है तो 20 दिन मुझे ट्रेड करना है। मुझे 5 to 7 डेज भी अगर मिल गए तो वो भी मुझे, मैं बोल देता हूँ कि सपोज 1 लाख कैपिटल है तो वो एटलीस्ट 7-8%, 10% के ऊपर भी रिटर्न दे सकता है। तो मैं मोस्टली स्टॉक ऑप्शन बाइंग में पर से इतना परसेंट मुझे कमाना है, उतना परसेंट मुझे कमाना है, ये नहीं करता। बट यस, कितना परसेंट मैं, मतलब स्टॉप लॉस फॉलो, मतलब अगर मेरा 5% का रिस्क है तो वो लिमिट रखता हूँ। अगर 5% या 10% मेरा इस मंथ लॉस हुआ तो इस मंथ मैं ब्रेक लूंगा, अगले मंथ मैं स्टार्ट कर दूंगा। वो चीज है, जो स्टॉप लॉस है वो मेरा लिमिटेड है, लिमिट है स्टॉप लॉस का, बट टारगेट का मेरा लिमिट नहीं है फॉर ऑप्शन बाइंग। Great. So there are some audience questions, but I think those questions we have already answered by Vishal. So someone may miss those questions or answers. Then आप recording सुन सकते हैं, इस सेशन के बाद हम लोग शेयर करेंगे, ऐसे ही बाकी लोग भी सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। मानस, is there any question from audience which we have not answered? I think this one maybe like one of the audiences asked like maximum for how many days you can hold stock option from first week buy if the stock is not moving from buy price. So this is one of the question asked by one of the audience in the thread. राइट राइट। सो इट डिपेंड्स, क्या होता है कि अगर मान लो आपने अभी आज या मंडे को आपने कोई स्टॉक ऑप्शंस लिया है, ठीक है। सो आप पहले तो देख लो कि आप कौन से पैटर्न से बाय कर रहे हो या कौन से ब्रेकआउट से बाय कर रहे हो। तो अगर वो 5 to 6 डेज नहीं आया, मतलब 5 to 6 डेज कुछ मूव ही नहीं हुआ, तो सिंपल आप एग्जिट कर दो एक चीज। या जैसे ही आपने बाय किया है ना, एक तो आप टारगेट या तो स्टॉप लॉस उसको फॉलो कर लो। बट अगर वही चीज है कि बट आप वह अगर लिक्विड स्टॉक्स अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज है ना आपको नहीं आएगी, ठीक है। या तो लिक्विड स्टॉक्स में या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ये दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। बट अगर आप ई लिक्विड स्टॉक्स देखोगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम आपको जरूर आएगा कि 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, स्टॉक वही के वही है ना, ऑप्शंस। हाँ यस, वहां पर वो होगा कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो डाइल्यूट होगा, वो चीज होगी। सो इसीलिए लिक्विड स्टॉक्स में जाओ, वहां पर आपको मैक्सिमम ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। Yes. So Vishal, we learned a lot of things from you from for option buying using the price action. It was a wonderful session. I think all the audience also enjoyed this session. I think. Um, Vishal, any final advice for our audience from your side? राइट, बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, ठीक है, जो लर्नर है, इनिशियली ऑप्शंस में मत जाना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन स्टार्ट भी करना है तो पहले लर्न करो कि कैश में क्या होता है, कैश में कैसे मूवमेंट आती है। प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम पर ज्यादा फोकस करो रेदर देन इंडिकेटर्स, क्योंकि इंडिकेटर्स थोड़े लैगिंग रहते। फिर जैसे ही प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम पर आपको परफेक्शन आ जाएगा, उसके बाद आप इंडिकेटर्स ट्राई करते रहो। और यस, और एक चीज की इंडेक्स ऑप्शंस अभी क्या होता है कि वो चीप मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं,
कि 10,000 15,000 में अगर एक लॉट मिल रहा है, तो उसको देखकर आप मत जाओ। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट पर बहुत भरोसा रख रहे हैं, ठीक है? स्क्रीन जिसका प्रॉफिट आ रहा है उसका प्रॉफिट। तो एक चीज़ देख लो, वो लोग बहुत दिनों से है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने भी कुछ मेहनत किया होगा, उसके बाद ही आए होंगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भी एक ही दिन में इतना ये करूँ, उतना करूँ। स्टॉक मार्केट है, जैसे हम डिग्री को टाइम देते हैं 3 साल, 4 साल, तो सेम स्टॉक मार्केट को भी 2 साल, 3 साल आपको टाइम देना ज़रूरी है। तभी आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। एंड यस, इसको पहले इंटरेस्ट में लाओ, फिर उसको इंटरेस्ट को पैशन में डेवलप करो, तभी और आपको फ़ायदा रहेगा। राइट। सो इनिशियली तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत जाओ, कैश में जाओ, बस यही। Yes, it's a wonderful advice for our audience. So, audience, you can also start trading, but lose what you afford to lose. Means आप कितना afford कर सकते हैं, इतना ही आप lose करो, उससे भी ज्यादा और lose नहीं करना है. Treat trading as a business. Don't treat or like a gambling. तो एक ही दिन में मुझे 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, डबल होना चाहिए, ऐसा मत सोचो. सो कीप ए रियलिस्टिक टारगेट फॉर ए मंथ और फॉर ए ईयर. तो एक बिजनेस जैसा ट्रीट करो. सो धीरे धीरे आपका कंपाउंडिंग होगा, देन यू कैन मेक मनी. एंड एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ ट्रेडिंग. So it can be a price action or it can be indicator based, anything. You can follow anything, but you can win only by a discipline. आपको कोई एक तरीका को आपको सही लगता है उसको करना है. इट कैन बी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, बट स्टिक टू दैट वे ऑफ ट्रेडिंग और दैट फॉर्मूला फॉर लॉन्गर टाइम एंड डू रिलीजियसली, डू वेरी डिसिप्लिन के साथ आप उसने किया तो यू विल गेट दैट सक्सेस. एंड ऑल्सो डू द बैक टेस्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू डू द बैक टेस्टिंग विद योर लॉजिक. उसके साथ आप रिलीजियसली उसके ऊपर आप काम करो. एंड डोंट गो फॉर आज एक स्ट्रेटजी में किया, एक हफ्ता उसके बाद और एक स्ट्रेटजी में किया, ऐसा मत करो. So do with the discipline, so you also get the success. So it was a यस। wonderful. हाँ, Yes, 1 मिनट। एक वो कहते हैं ना कि अगर आप एक ही सपोज़ एक मूव को अगर आप 10,000 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा डेंजरस है। अगर 10,000 मूव आप सीखोगे तो वो उतना डेंजरस नहीं होगा। तो सेम है, एक सेटअप पर आप जाओ, उसको बैक टेस्ट करो, उस पर ही प्रैक्टिस करो और उसी को ही आप एक्सेप्ट करो। अगर वो बहुत दिन, अगर 6 महीना, साल भर तक अगर वो आपको लग रहा है कि यस ये मेरा सेटअप है, तो उस पर ही जाओ। अगर नहीं है तो उसके बाद आप स्विच करने का देख लो, या क्या गलती किया है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो उसके बाद स्विच करो। पहले आप उसको टाइम दे दो। राइट। right. So thank you very much, Vishal, for joining us. It was a wonderful session and very insightful session. Thank you very much. यस, थैंक यू रेहान। Yeah, thank you all the audience for joining us. And we will meet again in the next session next week 6 p.m. with one more guest. We'll learn more things from them. And thank you, Manas, and thank you, Harsh, for joining us. Thank you, everyone. Yeah, thanks Vishal for joining. Thanks Peter for ओके। hosting, and thanks Ash. Thank you all audience. Yeah, have a wonderful weekend.